नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही लंबे मतलब 4.5 अरब साल लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारे ग्रह पृथ्वी की। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार दास्तां। एक पल के लिए बस ये सोचिए, जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी, जैसी आज दिखती है, जैसी आज महसूस होती है? इसका जवाब यकीन मानिए चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि अरबों साल पहले यही जगह एक उबलता हुआ धधकता हुआ नरक थी। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ लावा का समंदर, 8000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म। आज की इस हरी भरी दुनिया का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस आग के गोले से हम आज की इस दुनिया तक पहुंचे कैसे? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव वो है एक बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल भरा जन्म। ये कहानी है कि हमारा ग्रह आखिर बना कैसे। तो जरा कल्पना कीजिए, आज जहां हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वहां कभी बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, बस यूं ही तैरता हुआ। फिर अचानक पास के एक तारे में जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उस धमाके से जो शॉकवेव निकली, उसने इस बादल को दबाना शुरू कर दिया। इसी दबाव और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से इसके बिल्कुल बीच में हमारा सूरज धधक उठा, और जो बाकी का मलबा बचा वो करोड़ों सालों तक एक दूसरे से टकराता रहा, जुड़ता रहा, और इसी टक्कर और टकराव से हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। लेकिन उस शुरुआती उथल-पुथल में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं थी, उसका एक साथी भी था। कह सकते हैं एक जुड़वा ग्रह, जिसका नाम था थिया। और दिक्कत ये थी कि ये दोनों एक ही रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रहे थे। अब जाहिर है एक रास्ते पर दो ग्रहों की जगह तो नहीं हो सकती थी। और फिर वो हुआ जिसने हमारी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। थिया धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आता गया, और फिर बूम, एक महाटक्कर। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी भयानक थी कि दोनों ग्रह पिघलकर मानो एक ही बन गए। उस महाटक्कर से खरबों टन मलबा, चट्टानें, धूल सब कुछ अंतरिक्ष में बिखर गया, और ये सारा मलबा पृथ्वी के चारों तरफ एक छल्ले की तरह, एक रिंग की तरह घूमने लगा। और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस मलबे को एक साथ खींचना शुरू किया और उसे एक गोले की शक्ल दे दी, और इसी तरह जन्म हुआ हमारे चांद का, हमारे स्थायी साथी का। तो उस टक्कर ने हमें हमारा चांद तो दे दिया, पर पृथ्वी अब भी लावा का एक दहकता हुआ गोला ही थी। अब असली चुनौती शुरू होनी थी, इस नरक को एक घर बनाने की। अगले कई लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर मानो उल्का पिंडों की बारिश होती रही, लगातार। बाहर से देखने पर ये तबाही लगती थी, लेकिन असल में ये आसमान से आ रहे तोहफे थे। ये जो बर्फीले उल्कापिंड थे, ये अपने साथ वो चीजें लेकर आए जिनके बिना आज की दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी, नमक और वो सारे जरूरी खनिज जिनकी जीवन को जरूरत थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों में पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, और उल्कापिंडों से आया वो सारा पानी विशाल महासागरों में इकट्ठा हो गया। और इन्हीं महासागरों की गहरी अंधेरी दुनिया में, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी, समंदर के नीचे ज्वालामुखियों के पास जिंदगी ने पहली सांस ली। पहली बहुत ही छोटी सी माइक्रोस्कोपिक जिंदगी ने हलचल शुरू की। चलिए, जिंदगी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब इस नन्ही सी जिंदगी और हमारे ग्रह दोनों को ही कुछ बहुत बड़ी परीक्षाओं से गुजरना था। ऐसी परीक्षाएं जिन्होंने इस दुनिया की शक्लो सूरत हमेशा के लिए बदल दी। तो हुआ ये कि कुछ बैक्टीरिया ने एक कमाल की तरकीब सीख ली। उन्होंने सूरज की रोशनी को सोखकर उसे खाने में बदलना शुरू कर दिया। आज हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट था, एक वेस्ट प्रोडक्ट। एक ऐसी गैस निकली जो उस वक्त के लिए बेकार थी, पर आगे चलकर उसने पूरी दुनिया पर राज किया, और वो गैस थी ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन, कमाल की बात है कि एक ही वक्त पर वरदान भी थी और अभिशाप भी। मतलब आज हम इसके बिना एक पल नहीं रह सकते, लेकिन उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ये एक जानलेवा जहर थी। जैसे ही हवा में ऑक्सीजन बढ़ी, उसने दो काम किए। एक तो उसने हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर बनाया, और दूसरा उसने एक जबरदस्त तबाही मचाई। ग्रह पर पहली मास एक्सटिंक्शन, और पूरी पृथ्वी को बर्फ की चादर में लपेट दिया। इसने एक बहुत ही अजीब साइकिल को जन्म दिया, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। हुआ ये कि ऑक्सीजन की वजह से पूरी पृथ्वी जम गई,
एक बर्फ का गोला बन गई लाखों सालों के लिए। लेकिन पृथ्वी अंदर से तो अभी भी धधक रही थी। ज्वालामुखियों ने बर्फ की इस मोटी चादर को चीर कर फटना शुरू किया और अपने साथ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी। इस गैस ने एक कंबल की तरह काम किया और ग्रह को फिर से गर्म कर दिया, जिससे सारी बर्फ पिघल गई। इस तबाही और फिर से जी उठने के चक्र ने जिंदगी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीख रही थी। तो इन सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद अब जिंदगी का कैनवस बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। ये वक्त था दिग्गजों का, जायंट्स का। और फिर इस धरती पर आए डायनासोर्स। इन्होंने पूरे 20 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर राज किया। जरा सोचिए, 20 करोड़ साल! इंसानों ने तो इसका एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। उस वक्त जमीन हो, समंदर हो या आसमान, हर जगह बस उन्हीं का राज था। लगता था जैसे उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। पर फिर एक दिन आसमान से अंत आया। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर से जो एनर्जी निकली वो 10 करोड़ एटम बम के बराबर थी। जहां ये गिरा वहां तो सेकंडों में सब कुछ, जानवर, पेड़ पौधे, सब भाप बन गए। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरी दुनिया धूल के एक काले बादल में छिप गई, दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई और डायनासोर भूख और अंधेरे में हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो दिग्गजों का युग खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी राख से एक नई कहानी शुरू हो रही थी। हमारी कहानी। डायनासोर के लिए जो कयामत थी वो हमारे छोटे छोटे पूर्वजों के लिए एक मौका बन गई। वो छोटे स्तनधारी जीव जो उस तबाही के वक्त जमीन के नीचे अपनी जान बचाए छिपे हुए थे, अब एक खाली दुनिया में बाहर निकल कर आए। लाखों साल बीते और दुनिया का मौसम बदला। अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। इससे हुआ ये कि पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों को मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ा और खाना ढूंढने के लिए, दूर तक देखने के लिए उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। और बस इसी एक आदत ने सब कुछ बदल दिया। अब हमारे हाथ आज़ाद थे, औजार बनाने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए, और इसी के सहारे हम पूरी दुनिया में फैले। धीरे धीरे हमने आग पर काबू पाना सीखा, पत्थरों से हथियार बनाए और आवाज़ों को भाषा में बदला, और आखिरकार हम इंसान बने। सोचिए, इस पृथ्वी को अपनी आज की शक्ल में आने में 4.5 अरब साल लग गए, और हमने, इंसानों ने, सिर्फ कुछ हजार सालों में ही इस ग्रह को इतना बदल दिया है जितना शायद इसके पूरे इतिहास में किसी और एक प्रजाति ने नहीं किया होगा। और आज ये ग्रह एक बार फिर बदल रहा है, एक ऐसा बदलाव जो हम खुद ला रहे हैं। पृथ्वी की 4.5 अरब साल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय कैसा होगा और इस कहानी को आगे कौन लिखेगा? शायद इसका जवाब हम सबके पास ही है।